इफ ओनली दूसरा अगर आपका अप्रोप्रिएट एक्शन है तो दूसरा ही करेंगे, यानी अगर इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, वन मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो दूसरा नहीं होगा, पहला ही होगा। इफ ओनली टू मोस्ट अप्रोप्रिएट तो दूसरा होगा, पहला नहीं होगा। चार्ली में देखें, इफ आइदर वन और टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, if either one or two is most appropriate, and delta option में कह रहा है neither one nor two, if neither one nor two is most appropriate। थीटा में कह रहा है both one and two are most appropriate। तो ऑप्शंस को मैंने अल्फा बीटा ऑप्शन को तो समझा दिया है कि इफ ओनली वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट तो आपके पास सिर्फ पहला ही ठीक होगा, दूसरा गलत होगा। और बीटा आंसर कब होगा कि सिर्फ जब दूसरा ही ठीक होगा, पहला ठीक नहीं होगा। इसी तरीके से जो चार्ली ऑप्शन है उसको देखें, इफ आइदर वन और टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। नाउ यहाँ पे जो कंडीशन यूज हुई हुई है आइदर की हुई हुई है। आइदर का मतलब क्या होता है कि वन से भी काम चल जाएगा या फिर टू से भी अलोन काम चल जाएगा। तो आइदर वन अलोन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन अलोन सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और आइदर टू अलोन सॉल्व्स द प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो तब हम आइदर के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और चार्ली को आंसर करेंगे। इफ नाइदर वन नॉट टू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जब दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन ठीक नहीं होंगे, अप्रोप्रिएट नहीं होंगे, तो फिर हम डेल्टा को आंसर करेंगे। ईटा में क्या है, बोथ वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि सर चार्ली और ईटा में फर्क क्या है। गौर से सुनिएगा, इफ आइदर वन अलोन और टू अलोन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसके अंदर क्या मतलब है, या तो सिर्फ अकेला ही काफी है या फिर अकेला दूसरा ही काफी है। इसके अंदर बोथ वन एंड टू लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे प्लस का साइन डालना। इसका मतलब ये है कि कोर्स ऑफ एक्शन वन जब ऐड होगा कोर्स ऑफ एक्शन टू के साथ, तो तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट दी गई होगी और स्टेटमेंट के अंदर कोर्स ऑफ एक्शन दिए गए होंगे और कोर्सेज ऑफ एक्शन में वन टू है और फिर उनके नीचे ऑप्शंस हैं। जी ऐसा सर ये ईटा में और ये नहीं समझ आई, ये जो बीटा है जो चार्ली, जो जो आइदर वाला, आइदर वन और टू इज मोस्ट, दोबारा बता दें प्लीज। हाँ जी, मैं आइदर में यही कह रहा था कि फॉर एग्जांपल कि आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है जिसमें प्रॉब्लम वो अपनी बता रहा है, उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपको एक्शन लेना है। अब दो एक्शन इस तरीके के आ जाते हैं कि दोनों से ही बात बन रही है, ठीक है, लेकिन अलोन करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं दूसरे के ऊपर हाथ रखता हूं तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, ये भी कंप्लीट कर रहा है, यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। और अगर मैं वन के ऊपर हाथ रखता हूं, यानी उसको गलत नहीं कह रहा, ठीक है, उसको इररेलेवेंट या इम्प्रैक्टिकल नहीं कह रहा, अगर मैं वन के ऊपर हाथ रखता हूं तो दूसरा भी एक ऐसी सेंस क्रिएट कर रहा होता है जो कि इस प्रॉब्लम, जो स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम दी होती है उसका आंसर दे रहा होता है। तो दोनों ही अपने अपने एंड के ऊपर इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे होते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से फिर मैं करूंगा आइदर का केस आएगा और फिर आइदर के केस के अंदर चार्ली को टिक करूंगा। अब स्टूडेंट ये पजल होते हैं कि सर आइदर और बोथ के अंदर अगर फर्स्ट करें कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके अंदर अगर बोथ दोनों को ही अगर ऐड करके हम थीटा आंसर करना चाहें तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ के अंदर जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी तो बोथ के अंदर दो एक्शंस को ब्रेक करके दिया गया होगा और वो दोनों एक्शंस ही क्या कर रहे होंगे, अल्टीमेटली जब ऐड अप होंगे तभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा होगा, यानी कंबाइन हो रहे होंगे तब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा होगा। जबकि आइदर और के अंदर हमने कंबाइन नहीं करना होगा, हमने अलग अलग इंडिपेंडेंटली चेक करना होगा। अच्छा, जब हम इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर वन और टू भी नहीं हो सकता, मतलब इसके अंदर मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे को मैं गलत करके सिर्फ वन को ही कर रहा हूँ या वन को गलत करके मैं दूसरे को ही सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ। इसके अंदर आइदर के केस के अंदर मैं दोनों को ही कंसिडर करता हूँ और दोनों ही इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं, तो तब आइदर का केस आएगा।
और जब बोथ का होगा तो याद रखिएगा दोनों कोर्स ऑफ एक्शन को ऐड करना होगा, यानी उन दोनों कोर्स ऑफ एक्शन को मिला के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। अब इससे आगे मैं मजीद बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर समझाया, अभी मैंने जो एक क्वेश्चन भी नहीं करवाया, इन सारों से रिलेटेड हम क्वेश्चन बारी बारी अटेम्प्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे मैं कुछ बात लिखना चाहता हूँ कि जो स्टेटमेंट में लिखा होगा, यू आर बाउंड टू बिलीव इट टू बी ट्रू, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ट्रू इवन इफ इट इज इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आप लोग भी ये नोट कीजिएगा, इसको आपने ट्रू ही मानना है, इवन if it is impractical, if it is impractical and impossible और impossible, चाहे आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है स्टेटमेंट के अंदर जो दिया होगा, अगर वो इम्प्रैक्टिकल या इम्पॉसिबल भी है तो आपने उसको ट्रू ही मानना है। देन अगेन आपने अपना पर्सनल आइडियोलॉजी, पर्सनल नुक्ता नजर नहीं लेकर आना है। हाँ, आपके नुक्ता नजर, आपकी जो जितना भी थॉट प्रोसेस है उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, लेकिन कोर्सेज ऑफ एक्शन के अंदर जो कुछ भी बात स्टेटमेंट में चल रही होगी वो बात बिल्कुल ट्रू ही होगी, और बेशक वो इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो। अब मजीद इसके अंदर बातें जो हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पे नोट करते जाइएगा क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चन के अंदर आपको हेल्प आउट करेंगे। तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफ एक्शन, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहली बात ये जहन में आती है कि जब भी प्रॉब्लम को दे देगा तो हमारे जहन में क्या आएगा, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब अगर हमने वो स्टेप लेना है, वो स्टेप क्या होगा, वो बेसिकली कोर्स ऑफ एक्शन में होगा। अब जो वो हमने स्टेप लेना होगा, वो स्टेप्स टोटली लेंगे हम, टेकन टू सॉल्व और मिनिमाइज द प्रॉब्लम। स्टेप्स ऐसे लिए जाएंगे, टेकन टू सॉल्व और मिनिमाइज द प्रॉब्लम। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स ही हैं जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो स्टेप्स आप कौन से लेंगे, जो कि सॉल्व कर रहे होंगे प्रॉब्लम को या फिर मिनिमाइज कर रहे होंगे प्रॉब्लम को टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और फिर इसके अंदर हम थोड़ी बहुत बात करते हैं कि ये कोर्सेज ऑफ एक्शन बेसिकली दिए क्यों गए हैं पीएमसी की तरफ से, वो आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को ही रीड करना चाहता है। इन अदर वर्ड्स वो आपका माइंडसेट देखना चाहता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। आपका माइंडसेट वो ये बताएगा कि आप जो भी कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं उनकी वजह से उनको ये पता चलेगा कि हाउ यू टेक डिसीजंस, आइदर यू टेक हार्श डिसीजंस, ठीक है, या फिर आप बहुत ही प्लान और ऑर्गेनाइज हैं, या फिर आपके बहुत ही अननेसेसरी डिसीजंस हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली उनको क्या बताएगा, एक माइंडसेट बताएगा, that either you take harsh decisions या फिर unnecessary decisions, या फिर ये भी बताएगा कि हाउ प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड यू आर। अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो टिप्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसके अंदर, और उसके बाद ये मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हम लोगों की आपस में डिस्कशन ही होंगी और कुछ नहीं होगा। तो टिप्स के अंदर थोड़ा बहुत देख लें, ये जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये अभी आगे क्वेश्चंस के अंदर मैं रिलेट करूंगा, तो प्लीज इसको गौर से सुनिएगा। तो टिप्स के अंदर देखें, तो टिप्स के अंदर सबसे पहले आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि ऑलवेज चूज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ऑलवेज चूज अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, पहली चीज। अच्छा, अब ये प्रैक्टिकल, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल का क्या मतलब है कि अगर आपने प्रैक्टिकल सोल्यूशन को चूज करना है तो विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, तो प्रैक्टिकल ऐसा प्रैक्टिकल होना चाहिए जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्लियर हो गया? तो ऐसा प्रैक्टिकल आपने सोल्यूशन देना है जो कि इम्प्लीमेंट किया जा सके और वो एट द सेम टाइम रेलेवेंट भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो बातें लिख रहा हूँ, दैट नीड्स टू बी प्रैक्टिकल
और रेलेवेंट टू द प्रॉब्लम। बहुत से ऐसे कोर्सेज ऑफ एक्शन आपको देखने मिलेंगे कि जो कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल रहे होंगे बल्कि बहुत इररेलेवेंट चल रहे होंगे। तो आपने वो वाले सोल्यूशन बताने हैं जो कि रेलेवेंट भी हों और प्रैक्टिकल भी हों, जो कि सॉल्व करें आपकी प्रॉब्लम को टू अ ग्रेटर एक्सटेंट या फिर एटलीस्ट मिनिमाइज करके जाएं। एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल एंड इररेलेवेंट उनको नहीं चूज करना आपने। अगर इवन दो कोर्स ऑफ एक्शन प्रैक्टिकल लग रहा है आपको लेकिन वो क्या है, इररेलेवेंट है, तो इररेलेवेंट को चूज नहीं करेंगे इवन दो इट इज प्रैक्टिकल। तो मेन यही बातें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। एक लास्ट बात लिख रहा हूं कि आपने ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन भी चूज करना है कि वो आपकी प्रॉब्लम को ना बढ़ाए, ठीक है। तो एक्शंस ऐसे देखने हैं दैट डू नॉट गिव राइज टू न्यू प्रॉब्लम्स। तो एक्शंस दैट do not give rise to new problems। यानी आपको तो वो लग रहा होगा कि वो मेरी तरफ से अप्रोप्रिएट एक्शन है, लेकिन अनइंटेंशनली वो क्या कॉज कर रहा होगा, मोर प्रॉब्लम्स को कॉज कर रहा होगा, वो नई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। तो इस लिहाज से ये अप्रोप्रिएट एक्शन फिर नहीं होगा। अब इसमें ये मेन बातें थी जो कि मैंने बता दी, स्ट्रक्चर बता दिया, स्टेटमेंट होंगी, कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, कि ऑप्शंस होंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोर्सेज ऑफ एक्शन ही है और वो मिनिमाइज करने चाहिए प्रॉब्लम को और ग्रेटर एक्सटेंट तक करने चाहिए, सॉल्व करें। हार्श डिसीजन, अननेसेसरी डिसीजंस से परहेज करना है हमने, जितना अवॉइड कर सकते होंगे इसको अवॉइड करेंगे। टिप्स, ऑलवेज चूज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन व्हिच कैन बी इंप्लीमेंटेड। एट द सेम टाइम इंप्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, जो कि लॉजिकली फॉलो हो रहा हो, व्हिच मेक्स सम सेंस। प्रैक्टिकल और रेलेवेंट जो कोर्सेज ऑफ एक्शन होंगे उनको चूज करेंगे, प्रैक्टिकल और रेलेवेंट होंगे उसको चूज नहीं करेंगे। लास्ट बात, एक्शंस दैट डू नॉट गिव राइज टू न्यू प्रॉब्लम्स। आ जाते हैं जी अब 1-to-1 डिस्कशन के अंदर। मैं सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, दैट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ कंपनी हैड अ हंच that some money was missing from the safe। ऑफिसर इन चार्ज है एक कंपनी का, ही हैड अ हंच। अब हंच है, इसको अंडरलाइन करें। हंच का क्या मतलब है, एक गैस, ठीक है, उसके दिमाग में एक गैस आया और या फिर एक सेल्फ इंट्यूशन थी उसकी अपनी, एक सेल्फ थॉट था, एक इनर थॉट था, एक फीलिंग थी, ठीक है, या इन अदर वर्ड्स आप डाउट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हंच है उसका, दैट सम मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द सेफ। तो कुछ पैसे जो हैं वो सेफ में मिसिंग हैं। तमन्ना खानी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप स्क्रीन शेयर कर देना, हमें वैसे मतलब नहीं पता चल रहा है, अगर हम फिर उधर जाएं तो इधर बोर्ड नजर नहीं आता और फिर वो मतलब वो क्वेश्चन देखे तो ये नहीं होता। तो आप स्क्रीन शेयर कर दे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाता है वो। अच्छा चलें, फिर मुझे 5 मिनट्स देंगे, मेरे पास अभी है नहीं, मुझे शेयर करनी पड़ेगी, गिव मी 5 मिनट्स। ओके। आप लोग अपने एंड पे पहला पढ़ें और उसका देखें अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनता है, मैं आपको फिर पढ़ाता हूँ।
जी डियर स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली वो जो लेक्चर है, ये पूरा चैप्टर है जो पीडीएफ फॉर्म में है, वो मेरे पास ओपन नहीं हो रहा। तो प्लीज अभी ऐसे ही सुन लें। इसमें आपका मुझे देखना जरूरी नहीं है, वैसे बस मुझे सुनना जरूरी है, ठीक है? अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप पूछिएगा। जी मोहम्मद अहमद, अहमद साहब क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इररिलेवेंट है सर। वो जो प्रीवियस यूनिट है ना, सॉरी सर उसके लिए, जो प्रीवियस यूनिट लॉजिकल डिडक्शन है ना, उसमें 31 से लेके 35 तक क्वेश्चन है। उनकी एक ही स्टेटमेंट है, उसमें वो डायग्राम बनी है जो आपने रिलेशंस वाली सिखाई थी सर। वो हो तो गया है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो काइंडली अगर लेक्चर के एंड पे आप बता दें तो अच्छा हो। अच्छा चलो ठीक है, वो टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है? परेशान ना होना, अभी कोर्स ऑफ एक्शन को एंजॉय करो। ओके सर, थैंक यू। जी, तो वी वर डिस्कसिंग, अब आप लोगों के पास आपके नोट सामने ओपन होने चाहिए, ठीक है? और ये इसके अंदर वीडियो लेक्चर का कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम सिर्फ डिस्कशन से ही इसके सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा टॉपिक जो है, ये सारा वर्बल रीजनिंग के ऊपर है, ठीक है? तो हमने इस वर्बल रीजनिंग को ही देखना है। तमन्ना, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड हम मैं इसी तरह करूंगा कि स्क्रीन शेयर कर दिया करूंगा। जी तमन्ना। सर मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ जी, आप करते हैं। ओके सर आप अलाउ तो करें। ठीक है, आप मुझे वो बार आती है कोई, तो फिर मैं उसमें अलाउ कर देता हूँ। जी तमन्ना। सर आप अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, मैं किस तरह शेयर कर दूं? ये पहले ये तो बताओ, अलाउ कहाँ से होता है? अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट, आस्क टू अनम्यूट, प्ले साउंड, अनेबल वेटिंग रूम। अभी तमन्ना इसको एज इट इज ही रखो, तुम्हारे पास शो हो रहा है ना ये, ठीक है? और बाकियों के पास भी शो हो रहा होगा, ठीक है? अभी सिर्फ सुनो मुझे, ठीक है? स्क्रीन शेयर मैं खुद ही कर दूंगा पर्सनली नेक्स्ट टाइम, ठीक है? डोंट वरी। तो तकरीबन 10 मिनट हमारे इसमें ज़ाया हो गए। चलो, the officer in charge of the company had a hunch that some money was missing from the safe। तो जी उसको एक डाउट हुआ, एक इंट्यूशन आई उसकी, एक सस्पिशियस सा थॉट जहन में आया कि कुछ पैसे जो हैं वो मिसिंग हैं सेफ से, ठीक है? ये प्रॉब्लम थी उसकी। Courses of action: he should get it recounted with the help of the staff and check it with the balance sheet। ये पहला कोर्स ऑफ एक्शन है। सेकंड, he should inform the police। ना, अब यहाँ पे आपका माइंडसेट क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे माइंडसेट ये टेस्ट होगा कि इफ इट इज अ डाउट और इफ इट इज अ सस्पिशन और इफ इट इज अ सेल्फ थॉट और इनर फीलिंग्स हैं, तो इनर फीलिंग्स की बेस के ऊपर इतना जो है हार्श एक्शन लेना मुनासिब नहीं होगा कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो जो बेहतर एक्शन लेना होगा, जो कि स्टेप लेना होंगे, वो क्या हो सकते हैं? ही शुड गेट इट रीकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्टाफ एंड चेक इट विद द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में अगर फिर कोई मसला आता है और अगर उसके पैसे बाकी में मिस हैं, देन जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट वुड बी द ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। लेकिन एज पर द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो ये अभी उसकी इनर फीलिंग, गट फीलिंग या डाउट ही चल रहा है। तो डाउट को यकीन में बदलने के लिए उसको पहले जो नेसेसरी एक्शन लेना चाहिए, वो क्या लेना चाहिए कि वो पहले अपने एंड पे ये ठीक कर ले। तो जरा नोट कीजिएगा, अ सस्पिशन फर्स्ट नीड्स टू बी कंफर्म्ड। ये जो सस्पिशन है, जो उसके जहन में हंच के तौर पे आ रहा है, उसको एक हंच हुआ, उसको पहले अपने एंड पे कंफर्म होना चाहिए। एंड ओनली व्हेन इट इज कंफर्म शुड एन एक्शन बी टेकन। और अगर जब ये कंफर्म हो जाए तो फिर आप एक्शन ले सकते हैं, एक हार्श एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन जब ये कंफर्म ही नहीं है तो फिर आप पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? ठीक है, तो पुलिस को बुलाना ये बेहतर नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि आप रिकाउंट करवा लें अपने एंड के ऊपर एज पर द प्रॉब्लम, उसके लिहाज से ये सोल्यूशन फिजिबल है।
तो if only one is most appropriate, the right answer according to me is alpha. ये बेहतरीन आंसर है और यही राइट आंसर है. अब अगर someone wants to disagree on this, तो please raise your hand. मैं आपके कुछ views सुनना चाहूंगा इसके बारे में. और all of you are agreeing on this. ठीक है. So we are done with this question number 1. Question number 2 पे अभी मैं नहीं आ रहा. Question number 3 पे आएंगे. बारी बारी ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं इनको मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपके जहन में उतारने की कोशिश करूंगा. जी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है that librarian finds some cases in which the pages from certain books issued from the library are torn. Torn का मतलब फटे हुए. तो लाइब्रेरियन ने ये देखा, ये फाइंड किया, कुछ केसेस ऐसे फाइंड किए कि पेजेस फ्रॉम सर्टेन बुक्स, कुछ बुक्स के पेजेस जो हैं जो कि लाइब्रेरी से इशू हुए हैं, बुक्स जो इशू हुई हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी आर टॉर्न, वो फटे हुए पाए गए हैं. जी कोर्सेज ऑफ एक्शन. द लाइब्रेरियन शुड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बुक्स इशूड टू ईच स्टूडेंट एंड इफ द पेजेस आर फाउंड टॉर्न, स्ट्रिक्ट मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट द चाइल्ड who had been issued that book. तो पहला कुछ सेंस क्रिएट कर रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है. मसला अगर स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुक्स के पेजेस जो हैं वो फटे हुए पाए गए हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बुक्स के पेजेस फटे हुए क्यों पाए गए हैं? वो इस वजह से पाए गए हैं कि पहले इसका मतलब ये हुआ कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, यानी कौन बुक इशू करके लेकर जा रहा है उसके बारे में कुछ उसकी राइटिंग में ना उसकी एंट्री थी ना कुछ था, तो कोई इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जा रहा था. तभी ये प्रॉब्लम आई कि लाइब्रेरी से जो बुक्स इशू हो रही थी तो उसने ये पाया कि जो वापस करके जाते हैं, जो कोई भी वापस करके जाता है, बाद में उसने लाइब्रेरी में चेक किया होगा तो पेजेस फटे हुए पाए गए. तो प्रॉब्लम वाज देयर एक्चुअली कि वो अपने एंड से कोई भी उसकी एंट्री वगैरह नहीं हो रही थी. तो पहले में अप्रोप्रिएट एक्शन उसी के अगेंस्ट बताया जा रहा प्रॉब्लम के बारे में. दूसरा भी पढ़ते हैं. Some funds should be collected from the children collectively to renovate the library. अच्छा, अब दूसरा देखें. then again प्रैक्टिकल तो लग रहा है, ठीक है, कि फंड्स के लिए आप कलेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट से. अब टू रेनोवेट द लाइब्रेरी यानी पेजेस फट गए हैं तो रेनोवेट करने की जरूरत पेश आ गई है लाइब्रेरी को. अब रेनोवेशन में बहुत सी चीजें आती हैं, ना सिर्फ बुक्स की रेनोवेशन होगी, मतलब बुक्स नई बुक्स मंगानी पड़ेंगी, फिर फ्रॉम द फर्नीचर, फ्रॉम द टेबल्स, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, कंप्यूटर चाहिए होगा या फिर बहुत सी इस तरह की चीजें चाहिए होंगी जिससे लाइब्रेरी क्या होती है, रेनोवेट होती है. तो दूसरा ठीक है, लॉजिकल लग रहा है, लेकिन समहाउ इररिलेवेंट लग रहा है. क्यों इररिलेवेंट लग रहा है? क्योंकि अगर लाइब्रेरियन के पास ये केस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो रेनोवेशन से ये मसला हल होने नहीं लगा. क्योंकि अगर स्टूडेंट से फंड्स कलेक्ट कर भी लिए जाएं तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम अगर हम देखें तो मतलब वो अगर ये कह के फंड्स लेंगे कि ये पेजेस फटे हुए पाए गए हैं और हमने रेनोवेट करना है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ये इख्तिलाफ कर सकते हैं कि भाई हमने तो पढ़ी ही नहीं है बुक्स, तो जब बुक्स ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमसे क्यों फंड्स कलेक्ट किए जा रहे हैं. और एट द सेम टाइम जब ये फी चालान निकलता है तो हम सबके पास ये होता है कि उसके अंदर लाइब्रेरी का भी जो फंड है वो एट द सेम टाइम ये निकल जाता है. तो अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका सोल्यूशन ये नहीं होता कि उसका बर्डन जो है वो इदारा ना उठाए बल्कि स्टूडेंट्स उठाने लग जाए. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपकी मिस्टेक है, लाइब्रेरियन की मिस्टेक थी कि वो उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहा. दैट्स इट, टॉपिक इज ओवर. तो उसका अप्रोप्रिएट एक्शन क्या मिल रहा है, फर्स्ट में ही मिल रहा है. सेकंड वाला इररिलेवेंट लग रहा है ऑल्दो इट इज प्रैक्टिकल. फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल भी है और रेलेवेंट भी है. तो इस लिहाज से फॉर मी फर्स्ट वाला क्या होगा, फॉलो करेगा, सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा. आसान क्वेश्चन है. हाँ, मतलब कि मैं आपसे एग्री तो करता हूँ, लेकिन हम दूसरे को इस बेस पे भी रॉन्ग कर सकते हैं ना, कि लाइक अगर हम वो बच्चे दे भी देते हैं फॉर एग्जांपल एक दफा जो फंड है, लेकिन वो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, वो बच्चे फिर दोबारा फाड़ लेंगे. लाइक हमने तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इस फंड देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. वेरी गुड पॉइंट, आई एग्री ऑन दिस. एक्सीलेंट.
तो बात मकसद क्या था, रॉन्ग प्रैक्टिस ऑट टू बी चेक। रॉन्ग प्रैक्टिस क्या चल रही थी कि आप उसकी एंट्री ही नहीं कर रहे। इफ द लाइब्रेरी इज टू बी मेंटेन, तो रॉन्ग प्रैक्टिस को चेक करना पड़ेगा। और ये पॉसिबल ही कब होगा, इफ प्रिकॉशन इज टेकन टू कैच द गिल्टी पर्सन एंड पनिश हिम फॉर द एक्ट। और वो कैच किस तरह किया जा सकता है, जब उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। नूरुल हुदा, क्वेश्चन है। सर सर मैं ये कह रही थी कि सर वैसे तो आपके सारे रीजन तो ये सब ठीक है, लेकिन सर कि जो पेजेस फट चुके हैं सर उनका क्या करेंगे, उनको कैसे ठीक करेंगे सर? देखिए वो जो एक्शन होना था वो हो गया। अब कोर्सेज ऑफ एक्शन के हिसाब से हमने एक्शन लेना होगा। अब अगर उसके अंदर ये दिया गया होता कि उनको पकड़ने के लिए चले जाएं जिन्होंने फाड़े हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, तो मतलब जो फटने थे वो तो फट चुके हैं ना। लेट द गॉन्स बी गॉन्स बाय, जो होना था सो हो गया। प्रॉब्लम ये है कि अब आगे फ्यूचर का क्या लाया होना चाहिए कि अब नेक्स्ट पेजेस ना पढ़ें, बिकॉज इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम उन पेजेस जिन्होंने फाड़े हैं पेजेस उनकी तलाश की जाए और उनको जो है पनिश किया जाए। ये बड़ा ही इम्पॉसिबल सा कोर्स ऑफ एक्शन लगेगा। तो अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, पेजेस ठीक तो कर सकते हैं ना, मतलब हम अगर फंड लेके। अच्छा तो फंड्स लेके पेजेस ठीक हो जाएंगे, और फिर अगर देन अगेन उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किया जाएगा तो फिर कल को फिर क्या मसला होगा, दोबारा पेजेस फटे हुए हालत में दोबारा वापस आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? सर दोनों भी तो करेक्ट हो सकते हैं ना? दोनों एक्शंस लेने का दिल कर रहा है आपका, मतलब बोथ वन एंड टू? सर क्योंकि हमारा पहला मसला तो ये है कि हम पेजेस फट गए हैं, तो सर जो मतलब आगे के लिए तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर ले लिया है कि हम रिकॉर्ड रखेंगे, मगर जो अभी फट चुके हैं सर उनको ठीक करने के लिए भी तो ये भी तो हमारा इशू है ना क्वेश्चन की, अगर हम देखें तो। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, इसमें फॉल्ट किसका था? लाइब्रेरियन का फॉल्ट था कि जिसने पेजेस फाड़े हैं उसका फॉल्ट था? भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है? लाइब्रेरियन इन द एंड भुगत रहा है, उसको भुगतना पड़ रहा है। उसकी जो प्रैक्टिस थी वो क्या थी, मतलब ये जो पेजेस फटने वाली प्रैक्टिसेस है ना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको चेक करना चाहिए, इसको मैयर होना चाहिए। तो लाइब्रेरियन एट द फर्स्ट प्लेस अपनी गलती पे था कि वो उसको चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा हुआ था। तो अगर तुमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा हुआ तो नुकसान के भी जिम्मेदार तुम खुद होगे, ये स्टूडेंट्स नहीं होंगे। समझ आ रही है? सुमैया क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन सर यही था सर, मेरे ख्याल से भी अगर दोनों को सर करेक्ट कर दें सर, कि अगर उस टाइम के लिए जो मतलब नुकसान हुआ है वो मतलब कंप्लीट हो जाए सर, फिर आइंदा से ना ले। आप लोग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? लाइब्रेरियन जो है वो एक चीज का चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखता और पेजेस फटी हुई हालत में वापस आ जाते हैं। लाइब्रेरियन गुजारिश करता है आपसे कि भाई ये नुकसान हो गया बुक्स का, तो चंदा दे दो, दे देंगे जबकि आपने फाड़ी भी नहीं की। नहीं सर ये तो नहीं देंगे, लेकिन सर करना तो है ना सर, वो मतलब स्टूडेंट्स ने किसी भी स्टूडेंट ने किया, हमें ये भी नहीं पता कि कौन से स्टूडेंट्स हैं सर। अगर एक सेंस से देखा जाए तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होता है सर, अगर दोनों को करेक्ट कर दें। किसी सेंस से देखा जाए सेकंड ऑप्शन नहीं करेक्ट होगी। एहसान ने बहुत आला बात कर दी, वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। एहसान ने कहा कि अगर फंड्स दे भी देते हैं, ठीक है, अगर फंड्स भी देते हैं तो वो बुक्स पुरानी जो कटी हुए पेजेस थे उनका अगर वो पूरा कर लेंगे, और फिर जो अगर पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वो भी आप कह रहे हैं कि मिला लेंगे। देखिए बात ये है कि पेजेस जो फटने से वो फट गए, वो उसके रॉन्ग बेसिकली चेक एंड बैलेंस की वजह से थे कि वो चेक एंड बैलेंस ही नहीं रख रहा। तो जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा जा रहा तो आगे फ्यूचर का लाया जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि चेक एंड बैलेंस कर लो नहीं। अब जो फंड स्टूडेंट से लेने की बात है कि अब जो नुकसान होना था उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे क्योंकि तुमने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। तो दूसरा जो है वो प्रैक्टिकल तो लग रहा है लेकिन लॉजिकली साउंड क्रिएट नहीं कर रहा, ये सेंस नहीं बना रहा। आप ये कह रहे हैं कि हमें इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 करना चाहिए, नहीं बोथ 1 एंड 2 नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला क्या होगा वही ठीक होगा, दूसरे में लाइब्रेरियन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि वो उसकी रॉन्ग प्रैक्टिस जो थी उसकी वजह से उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं। यस सर ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ना बहस कम से कम हो, क्योंकि जब बहस कम से कम होगी ना तो हम इसी वजह से फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर्स ओनली। जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ज्यादातर जो तामीराती प्लान है वो सिर्फ पेपर्स में ही डेवलप होते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्लान्स यानी बहुत से जो नक्शे बनते हैं आपके प्लाजास के, आपके स्कूल के, आपके मॉल्स के, ठीक है, वो जितने भी डेवलपमेंट प्लान होते हैं वो ये कह रहा है, उसका गिला ये है स्टेटमेंट के अंदर कि वो सिर्फ पेपर्स की हद तक महदूद हैं। तो ये दिस वाज द प्रॉब्लम, ठीक है। अब कोर्सेज ऑफ एक्शन पे आते हैं। इंचार्जेस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली। इंचार्जेस को अपॉइंट करना चाहिए और उनको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि आप अपना फील्ड वर्क को सुपरवाइज करना शुरू कर दें रेगुलरली। जी ठीक है, दैट मेक सम सेंस कि डेवलपमेंट प्लान्स जो पेपर की हद तक थे अब उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नजर आनी चाहिए। फिजिकल एग्जिस्टेंस मींस कि वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में नजर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई भी प्लाजा, मॉल, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सारे कुछ बन रहे हैं तो ये पेपर्स की हद तक महदूद ना रहें, ये फिर इनकी डेवलपमेंट भी होती हुई नजर आए। और ये कब पॉसिबल है कि जब इनकी इंचार्जेस सुपरविजन रेगुलरली करना शुरू कर देंगे। तो पहला बहुत सेंस बना रहा है। दूसरा, द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट्स शुड बी कट शॉर्ट। अब ये दूसरा तो बहुत ही इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा। उसने प्रॉब्लम क्या समझी है कि अगर डेवलपमेंट प्लान्स पेपर्स तक ही रहते हैं ना तो इसका मतलब है पेपर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो पेपर की सप्लाई है ना वो थोड़ी कट शॉर्ट कर दी जाए, यानी उन डिपार्टमेंट्स की। तो दूसरा बड़ा ही इलॉजिकल सा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा सही तरीके से और सॉल्व भी नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, पहले के साथ ही जाएंगे और टू मी पहला राइट आंसर है। अगर समवन वांट्स टू डिसएग्री ऑन दिस, फील फ्री टू डिसएग्री। आई थिंक तो सभी एग्री करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 5, the Federal Investigation Agency FIA receives the complaint of an officer taking bribe to do the duty he is supposed to। जी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक कंप्लेंट रिसीव की है एक ऑफिसर की, टेकिंग ब्राइब मींस रिश्वत, टू डू द ड्यूटी ही इज सपोज्ड टू। अब ये ऑफिसर साहब उस काम के लिए रिश्वत ले रहे हैं जो कि काम वो करने के पाबंद हैं, ठीक है। जिस जगह पे उनको बिठाया गया है ना उस ऑफिसर को, वो काम करने का वो पाबंद है और उसी के लिए वो रिश्वत भी ले रहा है। तो कोर्सेज ऑफ एक्शन, FIA should try to catch the officer red-handed and then take a strict action against him। जी, डेफिनेट सी बात है कि अगर कंप्लेंट लॉन्च हो गई है तो कंप्लेंट लॉन्च होने से अगर किसी ने कोई जुर्म किया होता है, अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है तो जब तक वो जुर्म साबित ना हो जाए ना तो उसको सजा नहीं होती, ठीक है। तो कंप्लेंट के एवज जो है वो हमें ये भी देखना पड़ता है कि ये साबित भी हो रहा है, क्या आया वैसा ही है कि नहीं। तो पहला इससे एक सेंस बना रहा है कि उसको रंगे हाथों पकड़ा जाए रिश्वत लेते हुए। फॉर एग्जांपल आप सरेआम पे वो शो देखते होंगे इकरारुल हसन का, वो क्या करते हैं, पहले इस तरह का पूरा एक रीइनैक्टमेंट बनाते हैं और रीइनैक्टमेंट में अक्सर लोग जो है वो रिश्वत लेते हुए पाए जा रहे होते हैं और उसकी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से उसको रेड हैंडेड पकड़ा जा सकता है और फिर आफ्टरवर्ड्स वो क्या करता है, कैमरे के साथ हल्ला बोल देता है और फिर उनको लानतान करते हैं, जलील करते हैं और फिर जो है उनका जो भी मसला होता है उनके साथ वो डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जब उनको रेड हैंडेड पकड़ लिया जाए। दूसरा देखें, FIA should wait for some more complaints about the officer to be sure about the matter। देखें, जब किसी भी बंदे की तरफ से कंप्लेंट लॉन्च हो जाती है तो एक कंप्लेंट ही काफी होती है कुछ गलत काम करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है गलत काम करने के लिए जब एक ही कंप्लेंट काफी है तो FIA क्यों वेट करे दूसरी कंप्लेंट्स के लिए, ज्यादा कंप्लेंट्स के लिए, ताकि वो श्योर हो जाए। तो FIA का इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका कार ये नहीं होता कि वो श्योर हो जाए और कंप्लेंट्स आने दें तो चलो ठीक है हम श्योर हो जाएंगे अबाउट द मैटर। नहीं, FIA इन्वेस्टिगेट किस तरह करेगी, उसको रेड हैंडेड पकड़ेगी। रेड हैंडेड किस तरह पकड़ी जा सकते हैं कि वो CCTV कैमरास कोई लगा दें, ठीक है, और उसको रिश्वत देते हुए पकड़ लें। तो समहाउ कुछ जो फर्स्ट वाला है वो सेंस बना रहा है, दूसरे वाला नहीं बना रहा, जो कि FIA की इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट जा रहा है कि FIA इन्वेस्टिगेट इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करती।
तो जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो स्टेप लेना चाहिए, वो पहले वाला है, तो अल्फा अकॉर्डिंग टू मी राइट आंसर है और वही राइट आंसर है। व्हाट अबाउट यू पीपल? सर मतलब मेरे लिहाज से भी अल्फा है, लेकिन अभी आपने कहा कि जब तक किसी पे कोई मतलब इल्जाम साबित नहीं हो जाता उससे जब तक हम नहीं पकड़ सकते, लाइक कोई भी पुलिस वाला, तो हम मतलब बेटा इसलिए रॉन्ग कर रहे हैं क्योंकि एफआईए का काम है मतलब छानबीन करना, लाइक किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही, इसलिए वो 3-4 सबूतों का मतलब उसका इंतजार नहीं कर रही है। अगर इधर पुलिस होता तो फिर वो मतलब वो करता, क्योंकि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेट भी करना चाहती है तो वो पहली कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेट करे ना। वो इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ ना कि एक गलत काम करने के लिए एक ही कंप्लेंट काफी है। प्रॉब्लम में क्या था कि कंप्लेंट लॉन्च हो गई है फॉर ब्राइब टेकिंग, तो ब्राइब टेकिंग के लिए जब कंप्लेंट लॉन्च हो गई है विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग एक्शन, एक रॉन्ग काम कर रहा है, रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो फॉर दैट मैटर एक कंप्लेंट काफी है। एफआईए के अकॉर्डिंगली अगर एक्शन देखा जाए कि वो सबर करें थोड़ा सा कि हाँ, तो वो जुर्म तो कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कंप्लेंट लॉन्च हुई है और वो बंदा ठीक कह रहा था और ये हो रहा है कि उसने रिश्वत ले ली, तो एक एफआईए चाहता है कि वो बंदा थोड़ा सा ऑफिसर थोड़ी सी और रिश्वत ले। मतलब ये क्या बात हुई भाई कि और रिश्वत लेने का क्यों इंतजार करें? तो उस लिहाज से मैं कह रहा था कि वो गलत है। मोमिना इशफाक, यू हैव अ क्वेश्चन। सर मतलब इसमें कॉम्पिटेंसी भी देखेंगे कि मतलब इसकी जो एफआईए है उसकी कितनी कॉम्पिटेंसी, मतलब एक कंप्लेन पर ही वो सारा प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब तब हमने बीटा को इनकरेक्ट की कि मतलब ज्यादा कंप्लेंट्स को उनका वेट नहीं करना चाहिए, ज्यादा कंप्लेंट्स एक ही कंप्लेन पे। वेरी गुड, माय पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो यही कहना चाह रहा था कि दूसरे में एफआईए की इनकॉम्पिटेंसी शो हो रही है। तो किसी की इनकॉम्पिटेंसी मतलब क्यों शो हो रही है उसके अंदर कि वो मतलब पहली कंप्लेंट पे भी इन्वेस्टिगेट जब कर सकते हैं, तो दूसरा तो बहुत ही इलॉजिकल सा है। मतलब ऐसा रियल लाइफ में तो होता नहीं कि एक कंप्लेंट जाके लॉन्च हो जाए तो वो कहें कि भाई हम 2-3 कंप्लेंट्स का वेट करेंगे, श्योर हो जाएंगे मैटर के बारे में, फिर कार्रवाई करेंगे। ऐसा तो नहीं देखा जाता ना। कोमल शिराजी क्वेश्चन है, जल्दी पूछो, आगे क्वेश्चंस करने हैं। और अगर हम उसे रेड हैंडेड पकड़ ना सकें तो फिर एफआईए नहीं ले सकता एक्शन उसके खिलाफ? सॉरी मुझे समझ नहीं आई। सर अगर हम उसे रेड हैंडेड ना पकड़ सकें तो फिर एफआईए एक्शन नहीं लेगा उसके खिलाफ? नहीं मतलब अगर वो रेड हैंडेड नहीं पकड़ सकते उसको तो फिर मतलब मुझे ये सेंस नहीं बन रही। अगर मगर में तो अभी आपने जाना ही नहीं, आपने टोटली स्टक रहना है उस प्रॉब्लम के साथ, उस कोर्स ऑफ एक्शन के साथ। अब अगर अगर मैं इस तरह कर लूं, अगर मैं उस तरह कर लूं, तो फिर आंसर क्या होगा? फिर आंसर नहीं होगा। जब तक ये हम 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने एंड पे जो जिस तरह दिया गया है उसी के लिहाज से ना कर लें, तब तक हम ये अगर मगर में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि उसको रेड हैंडेड पकड़ना चाहिए, ये एफआईए की कार्रवाई करने का तरीका है। अब अगर कार्रवाई रेड हैंडेड नहीं पकड़ सकते तो उसके अंदर दूसरी तरीकेकार क्या है वो उसने मेंशन ही नहीं किया, तो हम क्यों खुद से करेंगे? हम क्यों खुद से अज्यूम करते हैं? जब प्रॉब्लम में है ही नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन में है ही नहीं, तो फिर हमें वो करना भी नहीं चाहिए, उस बहस में जाना भी नहीं चाहिए। दैट विल ओनली वेस्ट द टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, many medical and engineering graduates are taking up jobs in administrative services and in banks. Courses of action. जी प्रॉब्लम समझ आ गया होगा आपको कि बहुत से मेडिकल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो हैं जिनको यूजुअली अपनी फील्ड में जॉब लेने के लिए जाना चाहिए था, वो टेकिंग अप जॉब्स, वो दे आर टेकिंग अप द जॉब्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एंड इन बैंक्स। सो यू कैन सेंस द प्रॉब्लम इन इट, राइट? Number 1, course of action. All the professionals should be advised to refrain from taking up such jobs. जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको एडवाइस ये करनी चाहिए कि तुम इन जॉब से साइड पे रहो, ठीक है? टू रिफ्रेन, डोंट टेक सच जॉब्स। तो ये बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात है। आप किसी को कोई भी जॉब करने से कैसे रोक सकते हैं? पर अब मैं दूसरा पढ़ता हूँ। The government should appoint a committee to find out the reasons for these professionals taking up such jobs and to suggest remedial measures. जी वेरी गुड। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए इसके अंदर और एक कमेटी बनानी चाहिए टू फाइंड आउट द रीजंस। एक रीजंस फाइंड आउट करें उन प्रोफेशनल्स की
जो कि ये जॉब ले रहे हैं, और फिर उनको एक कोई सजेस्ट किए जाए, कोई रेमेडियल मेजर्स सजेस्ट किए जाए। आप उनको सिर्फ एडवाइस कर दें कि भाई आप अपनी फील्ड की जॉब लें, तो वो आपको ये रीजन दे सकते हैं भाई अपनी फील्ड की जॉब ही नहीं है तो फिर क्या करना, भूखे तो नहीं मर सकते ना, कुछ ब्रेड एंड बटर तो अर्न करना, पैसे तो कमाने। तो जब पैसे कमाने होते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, फील्ड स्विच करते हैं। तो दूसरा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सेंस बना रहा है कि जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, अगर वो जॉब्स की तरफ जा भी रहे हैं या वो टेकिंग अप जॉब्स वो कर भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा अभी तक कोई इंटरवीन नहीं किया गया, उनकी मुदाखलत नहीं हुई। तो जब वो अपना रोल प्ले करेंगे तो इसका सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि एटलीस्ट मिनिमाइज होना चाहिए सोल्यूशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। Following course one would be an infringement of the right of freedom of individuals, और at the same time अगर मैं course of action one को follow करता हूँ ना, तो ये एक फ्रीडम होती है, एक लिबर्टी होती है हर एक ग्रेजुएट की कि वो जो चाहे मर्जी कर सकता है। तो आप उनको सिर्फ जाके एडवाइस करें भाई आप अपनी फील्ड की जॉब करें, आप दूसरी जॉब नहीं कर सकते, दिस डजंट मेक सेंस। भाई उनको फ्रीडम है, उनको लिबर्टी है, वो कर सकते हैं। Lacking of their respective fields are found out and removed, the profession should surely give up the idea। अब अगर उनकी फील्ड के अंदर, उन्हीं की फील्ड के अंदर अगर कोई इस तरह के रिस्पेक्टिव फील्ड्स बना दी जाए, तो मे बी उनकी जो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में वो दोबारा स्विच ओवर कर दें। कौन नहीं चाहेगा कि भाई हमने ग्रेजुएशन जो की है इंजीनियरिंग में की है और मेडिकल में की है, तो हम अपनी फील्ड की जॉब करें, बिकॉज उसका नॉलेज हमें होगा। तो जब वो फील्ड के अंदर उसकी सामियां बना देंगे, उसकी सीट्स वैकेंसी क्रिएट कर देंगे गवर्नमेंट, तो फिर जाहिर सी बात है वो अपना आइडिया गिव अप कर देंगे और उस तरफ नहीं जाएंगे। तो फॉर मी सेकंड वन इज द राइट आंसर। समवन वांट्स टू डिसएग्री ऑन दिस, प्लीज डू दैट। आई थिंक सो आप भी यही बात करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यू टू सब्सटैंशियल रिडक्शन इन फेयर्स by different airline services, large number of passengers so far traveling by upper classes in trains have switched over to airline services. Now, you need to understand the problem first of all. Due to substantial reduction in fares by different airline services ने अपने किरायों को कम कर दिया, और फिर large number of passengers so far traveling by upper classes in trains, तो लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो कि अब तक ट्रेवल कर रहे थे अपर क्लास के अंदर, ट्रेन के अंदर, ठीक है, हैव स्विच्ड ओवर टू एयरलाइन सर्विसेज, वो स्विच कर गए हैं एयरलाइन सर्विसेज। तो इसमें अगर मैं भी होता या आप भी होता तो आप भी यही करते कि जब एयरलाइन ने किराया कम कर दिया है, और इतना कम कर दिया है कि वो मुझे रेलवे से कम लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रेफर करूंगा कि मैं हवाई जहाज में बाय प्लेन सफर करूं। उसका ये भी एक फायदा है कि हवाई जहाज से या प्लेन में सफर करने का ये एक फायदा है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी थोड़ी अच्छी हो गई है, ट्रेन से बेहतर हो जाएगी एयरलाइन की मे बी, या एट द सेम टाइम जो टाइम लगना है, टाइम टू ट्रेवल लगना है, वो ट्रेन से ज्यादा लगना है और बाय एयर जो है उससे कम लगना है। तो मैं कम टाइम के अंदर अपनी मंजिल तक, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। तो बहरहाल प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम रेक्टिफाई पता क्या हो रहा है कि जो पैसेंजर्स है ना वो रेलवे से स्विच करके किसकी तरफ जा रहे हैं, एयरलाइन की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ एयरलाइन ने क्या किया है, अपने किरायों को कम किया है इस वजह से। तो प्रॉब्लम अगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं तो रेलवे के लिए ये प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि उसके पैसेंजर्स कम हो रहे हैं। तो जब पैसेंजर्स कम होंगे वो खसारे में जाएगा, खसारा मींस लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। तो विद रिस्पेक्ट टू रेलवे ये प्रॉब्लम है। तो आई होप सो कि ये अभी स्टेटमेंट में जो भी मैंने सारा कुछ कहानी आपको बताई है, जो कि प्रैक्टिकल ही बताई है, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं थी मेरी, ये आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो पहले में देखें, द रेलवे शुड इमीडिएटली रिड्यूस द फेयर स्ट्रक्चर ऑफ द अपर क्लासेस सब्सटैंशियली टू रिटेन इट्स पैसेंजर्स। अब कोर्स ऑफ एक्शन भी अगर आप देखें तो विद रिस्पेक्ट टू रेलवे ही दिया जा रहा है कि रेलवे को क्या करना चाहिए कि उनको भी फिर मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए अपने किरायों को इमीडिएटली रिड्यूस करना चाहिए, अपने फेयर स्ट्रक्चर को ऑफ द अपर क्लासेस सब्सटैंशियली टू रिटेन इट्स पैसेंजर्स, ताकि अपने पैसेंजर को रिटेन कर सकें। अब इनका भी यही कहना है कि ये सब्सटैंशियली
कम करें, ठीक है, सब्सटेंशियली मतलब काफी मिकदार में। तो ये भी काफी मिकदार में जब कम करेंगे और इतना कम कर देंगे कि एयरलाइन से भी नीचे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली इनके पैसेंजर्स को रिटेन करेंगे ही करेंगे। तो ये अप्रोप्रिएट एक कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है जो कि स्विचिंग ओवर ऑफ पैसेंजर से क्रिएट हो रहा था। दूसरा में देखें, the railways should reduce the capacity of upper classes in all the trains to avoid loss. अब वो कह रहा है कि रेलवे should reduce the capacity of upper classes. Capacity of upper classes मतलब एक सेंस नहीं बनती क्रिएट हो रही कि फॉर एग्जांपल एक ट्रेन की बोगी है और ट्रेन की जो एक पूरा कंपार्टमेंट है उसके अंदर अपर क्लासेस को की कैपेसिटी को कैसे कम किया जा सकता है, आई डोंट नो। अगर उसको कम भी करना है तो उसके ऊपर भी इनफैक्ट कॉस्ट ही आएगी। अच्छा, इवन दो मैं मान भी लेता हूँ फॉर द टाइम भी कि तुम कैपेसिटी को कम कर दो, तो अगर तुम कैपेसिटी को कम कर दोगे तो जो बेचारे पैसेंजर्स जो स्विच ओवर कर चुके थे, उसने लार्ज नंबर का कहा है, सारे के सारे स्विच ओवर नहीं कर गए थे, तो जो बेचारे पैसेंजर्स जो बच गए हैं लार्ज को छोड़ के, जो आना भी चाह रहे हैं आपकी अपर क्लास में सफर करना चाह रहे हैं, तो आप उनको उनके लिए जो कैपेसिटी है उनके लिए भी कम कर रहे हो। तो जब उनको कैपेसिटी कम मिलेगी तो वो देखेंगे कि भाई ये क्या मजाक चल रहा है, ठीक है, तो वो फिर क्या होंगे, जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो भी क्या होंगे, शिफ्ट करेंगे। और ये किसके लिए करना चाह रहा है, अवॉइड लॉस के लिए। और भाई जब आप कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस की कम कर दोगे ना, तो आप अवॉइड नहीं करोगे लॉस को, बल्कि आपको ज्यादा ही लॉस होगा। Reduce the volume of passengers at the same time causes more problems. ये जो दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है ये प्रॉब्लम्स को राइज करेगा, ना कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो दूसरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, दूसरे को डिलीट करेंगे, क्रॉस करेंगे, और पहला जो है ये एक सेंस क्रिएट कर रहा है कि इससे पैसेंजर्स भी डिटेन रहेंगे और स्विच ओवर भी नहीं करेंगे, अगर वो भी मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए ये अगर करें। तो मेरे लिहाज से दूसरे वाला जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स को जनरेट कर देगा। पहले वाला टू सम एक्सटेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे रहा है ना। तो व्हाट डू यू से, एग्री करते हैं? एहसान जी, एहसान सर ये इस तरह के क्वेश्चंस में हमने ये देखना होता है ना कि मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है वो आ किधर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्यूशन बताना होता है। अब जैसे इन दोनों में से जो मसला था हमारा वो ये रेलवे का मसला था, तो मतलब इसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन बताना था जी। तो मतलब अगर हम वो दूसरे वाले में अगर हम उसको कम भी कर देते हैं तो फिर भी उनकी जो जो रेलवे वालों का मसला, पैसे तो उन्हें फिर भी कम मिलेंगे क्लास, अगर उसने अपर क्लास को कम कर दिया है तो उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं होगी। एग्जैक्टली, उनको लॉस ही मिलेगा, दूसरा ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। मिनाहिल क्वेश्चन। सर मुझे तो 2 भी सही लग रहा है। देखिए जो आप कह रहे हैं कि वो करने की वजह से जो थोड़े से लोग रह गए उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तो सर खत्म तो नहीं ना कि थोड़ी किया तो थोड़े ही लोग हैं वो तो उसमें भी वो पूरे आ सकते हैं, मतलब कैपेसिटी कम ही किया, खत्म तो नहीं की। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि उसको जो उन्होंने अपर क्लासेस के लिए बनाई हुई है सीट्स उनको खत्म करने के लिए भी पैसे ही लगेंगे, तो सर वो किसी ना किसी टाइम पे जब आप पैसेंजर्स अगर उस पर ट्रेवल करते रहेंगे आम पैसेंजर्स, तो उनके फेयर से वो किसी ना किसी टाइम तो कंप्लीट हो, मतलब वो लॉस जो हुआ था वो तो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आगे प्रॉफिट भी हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता बोले, जरा आहिस्ता अपने आर्गुमेंट्स दें, मुझे अंडरस्टैंड करने दें। पहले ये मुझे बताएं दूसरे के बारे में आप क्या कह रही हैं, दूसरा आपको क्यों सही लग रहा है? सर आप कह रहे थे ना कि अगर उसको जो अपने अपर क्लासेस के लिए सीट्स बनाई हुई है उनको जब आप मतलब वो आम लोगों के लिए बनाएंगे तो तब उसको खत्म करने में भी पैसे वगैरह लगेंगे, मतलब ऊपर लॉस होगा जी। तो सर देखिए जब अगर आप उसको वो कर देते हैं, उसकी मतलब अपर क्लास से उसको लोअर क्लास में ले आते हैं और उसमें लोग ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, तो सर उनके फेयर्स जो वो देंगे जब टिकट्स की प्राइस पे करेंगे तो किसी ना किसी टाइम तो वो पूरा हो जाएगा ना लॉस, और आगे फायदा भी हो सकता है, उसके बाद फिर प्रॉफिट ही होगा। नहीं, मैं अपर क्लास के अलावा मैं जो हूं मैं लोअर क्लास में नहीं सफर करना चाहता। फिर सर तो फिर थोड़ी सी सीट्स तो है ना अपर क्लास की, आप उसमें कर ले, लेकिन बाकी जो आम लोग हैं वो उनके लिए तो थोड़ी सी सीट्स में गुजारा नहीं होगा। और स्पेसिफिकली जो आपके पास ट्रेन के अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी को रिड्यूस किस तरह करोगे आप, पहले ये बताओ। कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस जो एक बोगी बनी हुई है, फॉर एग्जांपल एक कंपार्टमेंट बना हुआ है, उसके अंदर कैपेसिटी को किस तरह रिड्यूस किया जाएगा? ऐसा क्या करोगे कि कैपेसिटी
अपर क्लासेस के लिए सर उसमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वगैरह लगाई हुई है, मतलब कोई सीट्स या जो लेविश है या कोई एयर कंडीशनर वगैरह, वो मतलब आप खत्म कर दें, वो खत्म कर दें। अच्छा वो खत्म कर देंगे और इससे वो लॉस को अवॉइड कर देंगे, ये कहना चाह रहे हैं सर? इसमें जब फिर बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब उसकी टिकट वगैरह ऑब्वियसली भी कम हो जाएगी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं फिर उस मतलब वो वाले पैसेंजर्स आएंगे, तो सर हो तो सकता ही है। नहीं हो सकता, मैं नहीं एग्री करता। ये रिड्यूस कर रहे हैं आप कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस। जब आप कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस रिड्यूस कर रहे हैं तो आप अपने पैसेंजर्स का जो वॉल्यूम है ना उसको भी रिड्यूस कर देंगे, प्रॉब्लम विल स्टिल बी देयर। ये मेरी रिकमेंडेशन। सर देखिए ट्रेन की तो कैपेसिटी होती है ना, मतलब अगर उसमें सिर्फ 100 लोग आ सकते हैं, लेकिन लोअर क्लास के और लोग भी आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पाते क्योंकि 100 लोग हैं, तो अगर आप बाकी क्लासेस को भी मतलब अपर क्लास वाले को अगर आप लोअर कर देंगे तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोअर क्लासेस वाले की, तो वो भी तो ट्रैवल कर सकते हैं ना फिर। नहीं तो आप पैसेंजर को लोअर क्लास में क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं? यहाँ पे बात अपर क्लास की हो रही है, आप लोअर क्लास आपने लगाई। लेकिन अगर उसको हम कर देंगे तो वो फायदा नुकसान तो नहीं होगा ना, मतलब अच्छा इसकी श्योरिटी है कि फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा? Since the large number of passengers have switched over to airline services because of कि अपर क्लासेस का इशू चल रहा था, ठीक है, तो अपर क्लासेस के अंदर ट्रेन का फेयर ज्यादा था, एयरलाइन का फेयर कम था। तो इधर आके जब पैसेंजर देखेगा कि मुझे अपर क्लास के अंदर भी अब सीट्स अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो वो फिर क्या करेगा? वो लोकल में सफर करेगा, थोड़ी सी तो होंगी ना, मतलब सारी तो नहीं खत्म कर करेगा। कुछ तो होंगी ना, कुछ ही लोग बच्चे तो कुछ तो सीट्स होंगी, सारी तो नहीं खत्म करनी, रिड्यूस करनी है कैपेसिटी ऑफ अपर क्लासेस। ये करना ये बेसिकली इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल जब भी बात आएगी उस एक्शन को मैंने नहीं ऑफ करना, तो ये इम्प्रैक्टिकल केस लग रहा है। और मैंने फर्ज करवाया था कि अगर मैं कर भी लेता हूँ कैपेसिटी, अगर मैं रिड्यूस कर भी लेता हूँ, तो उधर से जो लार्ज के अलावा जो बचे हुए हैं वो आना चाहते हैं अपर क्लासेस में, आपने कम कर दिए हैं, कैपेसिटी रिड्यूस कर दी है, तो वो भी नहीं बेचारे आ सकेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स आप खुद कम कर रहे हैं, यानी वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, आप और दे रहे हैं। वो बेचारे स्विच ओवर कर चुके हैं और उसमें से जो कुछ बच जाते हैं वो अगर आना भी चाहते हैं, आप उनके लिए भी दरवाजे बंद कर रहे हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि वॉल्यूम ऑफ पैसेंजर्स एट द सेम टाइम क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो इस तरह करके। तो दूसरा नहीं होगा, पहला होगा। ठीक है सर, ठीक है। शेरियार खान। सर अगर रेलवे हम कम कर देते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि जो एयरलाइंस वाले हैं उनको फिर से लॉस आना शुरू हो जाएगा, मतलब वहाँ लोग दोबारा नहीं जाएंगे। तो अगर इस तरफ तो हम कंपनसेट कर लेंगे, लेकिन जो दूसरी तरफ है एयरलाइन वाला, उनको तो नुकसान होगा ना ऑब्वियसली। तो हमने तो दोनों तरफ मैनेज करना है। अब उसने वर्ड यूज किया है अपर क्लास का, तो हम देखें तो अपर क्लास वाले जो है वो एयरलाइंस बेटर वे से अफोर्ड कर सकते हैं ना, तो ठीक है हम उनके लिए तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जो रेलवे का है उसका अपर क्लास का सिस्टम ही खत्म करके उसे लोअर से रिप्लेस कर दें तो दोनों तरफ फायदा होगा। तो आई थिंक जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अच्छा आप विद रिस्पेक्ट टू एयरलाइन भी देख रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू रेलवे भी देख रहे हैं, जबकि मैंने प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई करवा दिया था कि उन्होंने एयरलाइन वालों ने बेसिकली किराए क्यों कम किए हैं एयरलाइन सर्विसेज के, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन वालों के पैसेंजर्स को कर सकें, मतलब उनकी ये माइंडसेट होगा। प्रॉब्लम अगर आप देखें तो प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट के अंदर है वो लॉस किसका हो रहा है, ट्रेन वालों का हो रहा है, रेलवे वालों का हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू रेलवे देखना है, एयरलाइन फिर इसमें आएगा ही नहीं। अगर आप इसको एयरलाइन को भी बीच में लेकर आ रहे हैं और आप एयरलाइन को भी रखना चाहते हैं और रेलवे को भी रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने देखा हो, गौर किया हो कि नीचे कोर्स ऑफ एक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेलवे ही चल रहे हैं, एयरलाइन की कोई बात ही नहीं है। ओके सर। मेरे ख्याल से अगले क्वेश्चन पे मूव करना चाहिए ताकि और क्वेश्चन कर लें, 5-1 मिनट हैं, 2 क्वेश्चन और कर लें। Statement question number 8 है, in spite of the principal's repeated warnings, a child was caught exploding crackers secretly in the school. जी, प्रिंसिपल की तरफ से रिपीटेड वार्निंग्स आ चुकी हैं
A child was caught exploding crackers secretly in the school. एक बच्चा जो है वो सीक्रेटली पटाखे छोड़ता हुआ पाया गया है, ठीक है, स्कूल के अंदर. Courses of action. All the crackers should be taken away from the child and he should be threatened not to do it again. जी सारे के सारे क्रैकर्स उससे वापस ले लिए जाएं चाइल्ड से and he should be threatened not to do it again. थ्रेटन किया जाए. अच्छा. Second, the child should be severely punished for his wrongdoing. Okay. अच्छा. अब मैं आपको थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. मैंने इसमें ये देखा है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द प्रिंसिपल, ठीक है, और मैं प्रिंसिपल बन के मैं चाइल्ड को बारहा वार्निंग्स दे चुका हूँ नॉट टू डू इट अगेन, इसको दोबारा ना करना, ये वार्निंग्स जा चुकी हैं, ठीक है. अब जब बारहा प्रिंसिपल्स की रिपीटेड वार्निंग्स जा चुकी हैं तो उसके बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहा और वो वही एक्शन दोबारा रिपीट कर रहा है, तो there needs to be a something else, a swear action needs to be taken. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि वार्निंग्स जो हैं वो बड़ी रिपीटेड जा चुकी हैं. तो उस पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो चाइल्ड शुड बी severely punished for his wrong act, क्योंकि उसको बारहा वार्निंग्स, रिपीटेड वार्निंग्स दी जा चुकी हैं. पहले के अंदर देखें, all the crackers should be taken away from the child and he should be threatened not to do it again. सारे क्रैकर्स उससे वापस ले लें और उसको दोबारा थ्रेटन यानी दोबारा वार्निंग दे दी जाए. फॉर एग्जांपल थ्रेटन क्या है? वार्निंग ही है ना. या तो उसको पकड़ के फिजिकली उसको टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा ना थ्रेटन की मामले में. थ्रेटन क्या होगा कि आपको एक हफ्ते के लिए एक्सपेल कर दिया जाएगा, एक महीने के लिए आपको निकाल दिया जाएगा, आपको हम स्कूल से निकाल देंगे, यही थ्रेटन होता है. और क्या होता है? यानी वार्निंग्स ही होंगी नॉट टू डू इट अगेन. तो अगर पहला अगर मैं कहूं तो वो देन अगेन एक रिपीटेड वार्निंग ही होगी, ठीक है. और क्रैकर्स उसे ले लेंगे तो क्या श्योरिटी है कि दोबारा वो लेकर नहीं आएगा, वो दोबारा क्रैकर्स खरीदेगा, दोबारा लेकर आके उसी वार्निंग के ऊपर वो क्रैकर्स वहां पे पटाखे बजाकर जाएगा. तो फॉर मी फर्स्ट विल नॉट हेल्प, ठीक है. वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल ही नहीं रहा, ठीक है. वो वही कर रहा है जो कि ऊपर प्रॉब्लम के अंदर कर चुके हैं हम. सो थ्रेटन वुड नॉट हेल्प. और दूसरे के अंदर the child should be severely punished for his wrong act to set an example for him and others. दूसरों के लिए एग्जाम्पल आपने एक रखनी है, क्योंकि जब वो रिपीटेड वार्निंग से अगर वो ये करता जा रहा है तो दूसरे बच्चे भी उसको लाजमी बात देख रहे होंगे. और अगर जब तक एक स्वेयर एक्शन नहीं लिया जाएगा स्कूल की इंतजामिया की तरफ से तो दूसरे बच्चे भी इसको बहुत नॉर्मल सी चीज समझेंगे. तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी उसको पनिशमेंट देके. So second one, according to me, would be the appropriate course of action. ऐसा. सर ये जो पनिशमेंट है ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो फिजिकल पनिशमेंट की बात कर रहे हैं या फिर एक्सपेल? क्योंकि फिजिकल पनिशमेंट तो गवर्नमेंट ने मतलब कि अब ये कर दिया कि वो इलीगल और मतलब उसका वो होगा, क्या कहते हैं उसको, केस वगैरह भी हो जाता है. तो लाइक अगर वो ये एक्सपेल वाली पनिशमेंट है फिर तो चलो ये सही हो सकता है, लेकिन फिजिकल अगर पनिशमेंट है तो फिर तो नहीं हम उसको मान सकते सही. देखिए मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि वार्निंग्स ना हो, एक ऐसी पनिशमेंट हो जो दूसरों के लिए भी एक नसीहत का बायस बने. तो सेवरली पनिश का क्या मतलब है कि मतलब कुछ ऐसा एक्शन हो कि जिसकी वजह से उसकी अकड़ ठिकाने आ जाए उस बच्चे की. दैट्स इट. और इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं. अब उसके अंदर क्या पनिशमेंट होगी सेवरली पनिश के अंदर, हम जाएं क्यों? हमने तो सिर्फ ये देखना है कि एक्शन के अकॉर्डिंगली ये सेवरली पनिश जो है एक एग्जांपल सेट करेगी तो ये ठीक है यार, ये बेहतर है. सही. ओके सर. जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने अल्फा और बीटा के किए हैं, इसी लिहाज से कुछ आइदर और के भी मैं देखूंगा, लेकिन वो आइदर और के मैं तब देखूंगा जब आप इसको थोड़ा सा स्टडी करके आएंगे. तो जब आप स्टडी करेंगे इन 40 के 40 क्वेश्चंस को और फिर आप अपने आंसर्स बनाएंगे और फिर आप बैक से आंसर चेक करेंगे तो मे भी आंसर्स गलत हो रहे हैं क्योंकि आपका एक नुक्ता नजर अलग होगा. तो फिर आप अपने डाउट्स वगैरह जितने भी हैं वो नोट डाउन करके रखें. मैं शायद मंडे कल ही मतलब इस पे ऊपर डिस्कशन कर लूं, आपको मैनेजमेंट बता देगी कि कल मेरी क्लास होती है आपके साथ या नहीं होती, या फिर हमारी अगर थर्सडे को भी होती है तो आई वुड एडवाइज यू कि आप इसको पढ़ के रखें. और जो भी आपके डाउट्स हैं कि इसके अंदर सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, वहां क्यों नहीं हो सकता, वो आप नोट करके रखें.
ठीक है, वो हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जब नोट करके रखेंगे तो फिर हम बहस करेंगे तो फिर ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, मुझे क्वेश्चन इस तरह बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया है और इसके अंदर करना क्या है और हम किस नजरिए से करने हैं वो क्लियर होता जा रहा है। सुमैया क्वेश्चन। सर इस लास्ट चैप्टर से सर एक पॉइंट पूछना है कि जो टेस्ट था सर एलएमएस पे वो 10 मिनट्स का था सर, 10 एमसीक्यू। सर ये इनफ है 10 मिनट सर उस क्वेश्चन के लिए? नहीं नहीं सुमैया, ये एनफ नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो गलती से दे दिया गया है। वो गलती से 5 मिनट वहां पे दे दिए गए थे और 10 मिनट्स का ही आगे टाइम मिलेगा आप लोगों को। इनफैक्ट जो 10 मार्क्स के जो टेस्ट 10 मार्क्स का है उसके लिए 15 मार्क्स दिए हैं हमने। तो हम स्टूडेंट के साथ ज्यादती नहीं करना चाहते, वो ऑल ऑफ अ सडन ही बस एक गलती हो गई है हमारे यहाँ से। तो मसला ये है ना कि जब वो गलती हो जाती है तो वो उसको हम एडिट भी नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर इस तरह का बना हुआ है। तो बट वो बस मिस्टेक थी, बाकी उसका मैंने डिस्कशन तो कर ही दी थी। सर ये सारे नहीं सर क्वेश्चन 10 मिनट्स थे सर, 10 क्वेश्चंस थे, 10 मिनट्स थे। तो अब उनको ये इंस्ट्रक्शंस मेरी तरफ से तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस गई हुई हैं कि वर्चुअल के लिए जितना भी ये टेस्ट के मार्क्स हो ना उससे 5 मिनट ज्यादा देने। तो मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं। ठीक है, और सर वो हाँ पूछो, एक मिनट सर जो लास्ट चैप्टर है सर उस वो थोड़ा डिफिकल्ट है सर, मैंने उसको काफी ज्यादा टाइम दिया लेकिन फिर भी सर ये इनफ होंगे 40-45 क्वेश्चन सर उसको सोल्व करने के लिए? सर या कोई और सोर्स हम यूज करें? क्रिटिकल थिंकिंग। यस सर वो मतलब थोड़ा मुश्किल लगा सर बाकी चैप्टर्स से। हाँ ठीक है, वो जब उसमें जाएंगे तो फिर देखेंगे प्रोबेबली ट्रू और नॉट सर जो फॉल्स। लास्ट चैप्टर के सर लॉजिकल डिडक्शन में उसकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं कहा शायद क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंच गई हो तुम। नहीं लास्ट सर जो लॉजिकल डिडक्शंस का है, हाँ इतने एनफ है। बाकी आगे एफएलपीज जो है ना मेरे ख्याल से 3 एफएलपीज आपके होंगे, कुछ क्वेश्चंस वहां से मिल जाएंगे आपको। और उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं एलएमएस के ऊपर भी पड़े हुए हैं हर एक के उसके, और बाकी बुक के अंदर भी हैं। और बाकी जो वो पीएमसी जो क्विज़ेस निकाल के दे रहा है ना उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ और उसकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, यस सर थैंक। ठीक है सर असाइनमेंट के क्वेश्चंस बता दो जो घर से करने हैं, मतलब ये सभी करने हैं। वो सभी करने हैं, यू आर ऑन द ट्रैक नाउ। ठीक है, यू नो द ऑप्शंस, तुम्हें सब कुछ पता है, सिर्फ पढ़ना है और अपने लिहाज से अपना नुक्ता नजर के लिहाज से आंसर करना है। और फिर वो आंसर जो है तुमने जो किया है जिस नजरिए से किया है उसको ध्यान में रखना और फिर आंसर पीछे से टैली करना और फिर उसके अंदर देखना कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ और फिर वो मेरे से डिस्कस करना। ठीक है, सारे करो, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये वर्बल है। और आगे कॉज एंड इफेक्ट भी ऐसे ही है, वो वर्बल है। जितनी भी टेक्निकल बातें थी जो करने वाली थी, जो बोर्ड पे कराने वाली थी, वो मैं करवा चुका हूँ। ये 3 चैप्टर्स के अंदर ही था। आगे आने वाले 3 चैप्टर्स जो हैं वो इसी तरह मेरी और आपकी फॉर्मल डिस्कशन ही होगी। ईमान बतूल सर, आप मुझे घर नहीं जाने देंगे आज, मुझे लगता है आप लोग तो घर बैठे हैं। ईमान सर लॉजिकल डिडक्शन में से क्वेश्चन नंबर 38 है, एक दफा दोबारा से करवा देंगे अगर आपके पास अभी टाइम है। कौन सा सवाल है बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 38। तो चूहे वाला करवाया नहीं था जी। बाकियों को सब समझ आ गई है। कोर्स ऑफ एक्शन के सारे सवाल करने हैं खुद ही बैठ के, उसके अंदर दोनों को मिला के अगर प्रॉब्लम यस सर वो मुझे समझ, हाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोनों को मिला के अगर निकल रहा है तो राइट आंसर क्या होगा? ईटा होगा। आइदर कब होगा? ये हमारे 2 ऑप्शंस रह गए हैं अभी से, जिसमें आइदर देखेंगे और फिर हम ये बोथ का केस देखेंगे और फिर नाइदर। तो नाइदर केस बहुत आसान है, जिसके अंदर दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शंस आपको ठीक नहीं लग रहे वो नाइदर हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा और ये डेल्टा तो हो गया है, वी आर ओनली लेफ्ट विद चार्ली और ईटा। तो अपने एंड से पहले इसकी तैयारी करके रखें और फिर हम इस पे बनाओ करें। बेटा ये राइट वाला क्वेश्चन है, आई राइट 20 टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट किस तरफ होता है? राइट साइड पे। तो राइट साइड पे कितना जाना है? 24। ठीक है, चला गया।
हेलो, सुन रही हैं आप? ईमान, यस सर, यस सर, हाँ तो ईस्ट की तरफ में 20 फुट चला गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? यस एंड टर्न्स टू राइट, और फिर टर्न्स टू राइट। अब राइट नीचे की तरफ है और लेफ्ट ऊपर की तरफ है। राइट नीचे की तरफ आ जाऊंगा ना, आ सकता हूँ? यस, यस, ठीक है, तो ये 10 फुट आ गया। अब मेरे साथ रहिएगा। एंड टर्न्स टू राइट, अब यहाँ से राइट टर्न करना है, तो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, वो राइट टर्न करने के लिए कह रहा है। तो बस यहाँ पे एक बात याद रखने के लिए पड़ेगी, अगर वो एक बार करेगा तो आपने क्या यस, टर्न करना है, ठीक है? यस सर, तो लेफ्ट के ऊपर टर्न करना है, यानी उसका राइट होगा लेकिन वो आपका लेफ्ट है, ठीक है? तो हम राइट टर्न कर रहे हैं, और राइट टर्न करते हुए runs 9 फुट एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट। तो यहाँ से वो 9 फुट ट्रेवल किया उसने, और अगेन टर्न्स टू लेफ्ट। अब मेरे पास राइट अपवर्ड है और लेफ्ट नीचे की तरफ है, तो मैंने कहाँ टर्न करना है? लेफ्ट। ठीक कर रहा हूँ ना? सर एक दफा यहाँ से दोबारा से बता दें। अब राइट, लेफ्ट नीचे की तरफ। हाँ, अब लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ठीक है? यस, अब तुम्हारा मुंह ईस्ट की तरफ है, तो राइट नीचे की तरफ होगा, लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। अब अगर तुम्हारा मुंह फॉर एग्जांपल लेफ्ट की तरफ है और लेफ्ट नीचे की तरफ होगा, ठीक है? यस सर, वेस्ट की तरफ जब मुंह होगा तो राइट अपवर्ड, लेफ्ट डाउन होगा, राइट अपवर्ड, लेफ्ट डाउन, ठीक है? यस सर, मतलब उसके बाद एंड अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, तो रन टू राइट एंड फिर लेफ्ट टर्न 5, और यहाँ पे 5 टर्न की टर्न करते हुए किया हमारा लेफ्ट टर्न करता है। तो वो लेफ्ट क्या है, लेकिन आपके पास क्या होगा, ठीक है? यस, और फिर एंड फाइनली टर्न्स टू लेफ्ट एंड रन 6 फुट। और अब लेफ्ट, अब ईस्ट की तरफ मुंह है, तो लेफ्ट कहाँ पे है? अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे कितना उसने किया था? 12 फुट किया था, और यहाँ पे उसने कितना किया था? 6 फुट किया। क्लियर हो गया? तो फाइनली उसकी डायरेक्शन देखिए कहाँ पे है? अपवर्ड है। जी, मेहरबानी। यस। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।